आपको याद होगा कि जब नूपुर शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था। नूपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कोई विशेष बात नहीं कही, वही बातें कही जो हदीस और कुरान में लिखी हुई हैं। ऐसा कई सारे मौलानाओं ने, पाकिस्तान के, इवन पाकिस्तान के मौलाना, बांग्लादेश के मौलाना और विश्व के मौलानाओं ने बाद में कंफर्म किया कि भाई जो लिखा है नूपुर शर्मा ने वो बोला है। लेकिन जो लिखा है, मतलब इस्लाम की खास बात यह है कि कुछ भी लिखा हो फिर भी इंटरप्रिटेशन उसके अपने हिसाब से होता है। वो 24 आयतें चाहे कुछ भी कह रही हो, वो किसी को काफिर कह रही हो, काफिर की हत्या की बात कर रही हो, वो संसार को खत्म करने की बात करें, लेकिन वो रहेंगी, उसकी इंटरप्रिटेशन तमाम तरह के होंगे और कहा जाएगा आज की तारीख में वो इररिलेवेंट हो गई। भले ही सऊदी अरबिया ये कह रहा हो कि जो आयतें अब आज इररिलेवेंट हो गई हो वो मस्जिदों में अब नहीं पढ़ाई जाएंगी, वो कुरान में अब नहीं, मतलब उनका मदरसे में नहीं पढ़ाई जाएंगी, उनको ना ही कोट किया जाएगा ना ही बोला जाएगा। सऊदी अरबिया ने बोला, मतलब सऊदी अरबिया की आज की सरकार ने बोला कि नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत में वो चलेगा, क्योंकि भारत का मुसलमान तो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा मुसलमान कहता है और कहता है कि भाई मैं से ज्यादा नॉलेज का। इसीलिए यूएई ने भारत के मुसलमानों को बैन कर दिया, सऊदीया ने बैन कर दिया और कहा कि भाई हमारी मस्जिदों में ये तकरीरें नहीं करेंगे, हमारी मस्जिदों में तकरीरें नहीं करेंगे और ना ही ये इस्लाम पर बात करें, ना मदरसों में पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि इनके इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ही होते हैं जो देश को बर्बाद करते हैं, देश में लोगों को भड़का कर खड़ा कर देते हैं और देश की सॉवरेंटी, देश की स्थिति पर यह खतरा पैदा कर देते हैं। इसलिए इनको तो हम वही स्वीकार नहीं करते, पाकिस्तान वालों को और इनको। खैर, वो हो गया। अब नूपुर शर्मा वाले मामले में जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके बाद तो हिंसा भड़क गई। नूपुर शर्मा, वैसे तो मैं भी कई बार कहता हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ लगातार बोलते हैं, बहुत सारे लोग शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई शास्त्रार्थ कर लो हमारे साथ एक 1-to-1 बात कर लो। 1-to-1 बात करने को लोग तैयार इसलिए नहीं होते क्योंकि डेप्थ में कुछ आता नहीं है, और जो लिखा है उसके इंटरप्रिटेशन जब होंगे तो उसमें बहुत कुछ निकल कर आएगा। जब जीवनियां सामने आएंगी फिलोसोफर्स की तो बहुत कुछ सामने आएगा। भारत में तो ऐसा नहीं होता। भारत तो शास्त्रार्थ पर विश्वास करता है और भारत में जिस चीज पर शास्त्रार्थ नहीं हो सकता उसको भारत कभी स्वीकार नहीं करता। यानी कि भारत में हम ये मानकर चलते हैं, हम जब तक क्रॉस वेरीफाई नहीं कर लेंगे, जब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं देगा, जब तक मेरे जहन से नीचे नहीं उतरेगा, तब तक हम तुम्हारी बात कुछ भी लिखा हो स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे वो रामायण में लिखा हो, चाहे वो महाभारत में लिखा हो, चाहे वो वेदों में लिखा हो, चाहे वो उपनिषदों में लिखा, जहां कहीं से भी आप मैटर लेकर आओगे हमारे को कन्विंस करना आवश्यक है। ये भारत की खास बात। यही कारण है कि विश्व में ये जो नए नए रिलीजन पैदा हो गए पिछले 2000 साल में, उन सबको अगर कोई एक रिलीजन, कोई एक धर्म अभी भी फाइट कर रहा है और वो नहीं पूर्ण रूप से बदल पाया तो वो हिंदुइज्म है। भारत का अपना जो चरित्र है, भारत की संस्कृति है, भारत का संस्कार है, वो है। लेकिन जिन्होंने बहस नहीं करनी, जिन्होंने शास्त्रार्थ नहीं करना, बोलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन नूपुर शर्मा ही क्यों? क्योंकि नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी और भारतीय जनता पार्टी चूंकि देश में उन विषयों पर काम करती है कि तुष्टीकरण नहीं चलेगा, भारत की संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए, भारत के संस्कार बरकरार रहने चाहिए, भारत की पोजीशन बरकरार रहनी चाहिए और भारत मूल्यों के आधार पर चलेगा, भारत किसी किताब पर नहीं चलेगा। आप अगर मानते हैं तो बंद कमरे में मर्जी हो वो मानिए, लेकिन हम ओपनली आपको वो चीजें नहीं स्वीकार करने देंगे और तुष्टीकरण तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की चूंकि पॉलिसी है, कहते हैं कि सभी नागरिक बराबर हैं। अब पुरानी सरकारें तो सुपर नागरिक बताती रही, सुपर सिटीजन है। कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को सुपर सिटीजन बताया गया, तो कभी अल्पसंख्यकों को सुपर सिटीजन बताया गया, कभी ये कहा पहला तुम्हारा अधिकार बनता है, कभी ये भी कहा गया कि अंग्रेज अगर भारत में ना आते तो भारत तो सुसंस्कृति नहीं हो सकता था, भारत तो डेवलप ही नहीं हो सकता था। ये यहाँ नहीं, ये तो ऑक्सफोर्ड में जाकर कह दिया गया कि भाई तुम्हारे बगैर, तुम्हारी वजह से हम हैं नहीं, तो हम तो होते ही नहीं, खत्म हो जाता। भारत के शास्त्रों पर चर्चा करने के बजाय ये सब करना शुरू कर देते हैं। खैर, इस वजह से देश में लोगों को लगता है वो सुपर सिटीजन है, उनको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था, उनको भारत में रोका गया है तो दामाद बनाकर रोका गया है। भारत में नेहरू जी ने अगर हमको रोका है तो हमको चॉइस दी थी, हमारी चॉइस दी तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो साहब हमें सुपर मानकर चलिए, हम अल्पसंख्यक हैं, भले ही 20% है तो क्या होगा। ये सब भारत में चलता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये उस सबको रिवर्स कर रही है, इसलिए चूंकि उनकी प्रवक्ता ने बोला, इसलिए इस पर हंगामा होना स्वाभाविक था। कन्हैयालाल का
मर्डर हमने सबने उदयपुर वाले मामले में देखा कि उदयपुर फाइल्स के नाम से शायद कोई मूवी भी बनी है, जहां तक मुझे मालूम है, और वो सब कुछ सामने आया। ये मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में उस समय उद्धव ठाकरे जी की सरकार हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान उस समय ये सारा प्रकरण हुआ और उमेश कोहले नाम के एक केमिस्ट को हत्या कर दी गई, उसका सर कलम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि नूपुर शर्मा ने जो बोला और उसका विरोध करने वालों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ फतवे और ये सब जारी किए, उन फतवों का विरोध कर दिया किसी ने और नूपुर शर्मा की बात को जस्टिफाई कर दिया कि भाई नूपुर शर्मा ने क्या गलत किया। अब वो जो नूपुर शर्मा ने कहा और उसको लोगों ने इंडोर्स किया, जिसने जिसने इंडोर्स किया उसकी सर तन से ज्यादा होना है, क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। और उनके नबी के मामले में कैसे कोई बोल सकता है, चाहे सही हो या गलत हो, बोल ही नहीं सकते। भारत के लोगों को वो ऐसा स्वीकार नहीं है कि नबी के मामले में वो नबी की शान में गुस्ताखी, सरतन सुजुदा ऐसे नारे लगते हैं और नए नए नवयुवकों को या मैं कहूं माइनर्स को भड़का कर सामने लाया जाता है कि भाई ये करेंगे हत्याएं। और फिर वो माइनर जब हत्या कर देगा तो फिर ये कहा जाएगा ये तो माइनर था, ये तो विक्षिप्त था, ये तो मानसिक रूप से पीड़ित था, या फिर आपने ऐसा कहा इसलिए ऐसा कर दिया गया। जैसे कपिल मिश्रा ने कहा कि ये रोड खोलो भाई हमारी, तो ये नहीं खोलोगे तो हम भी धरना देंगे। तो अब उन्होंने कहा भाई कपिल शर्मा ने ऐसा कह दिया था हमारे धरने के खिलाफ, इसलिए हमने हिंसा कर दी, इसलिए उमर खालिद और फलाने ढमाके उतर आए और उन्होंने ये मार दिए, वो मार दिए और ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरह की बात है। मतलब आप अगर सही बात भी कहेंगे, उनकी गलत पर सही कहेंगे, तो वो कहेंगे कि आपने सही कहा था इसलिए हमने ये और गलत कर दिया और हम जस्टिफाई करते हैं क्योंकि तुमने ऐसा क्यों कह दिया था। ये सब बातें चलती हैं। तो यहां पर भी उमेश कोहले ने जो बात कही या उन्होंने जो कोई शेयर कर दिए, अब वो शेयर कर दिया तो ग्रुप किसका था? डॉक्टर्स का था। मतलब जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप था वो डॉक्टर्स का था, केमिस्ट्रों का था, मतलब हाईली देश में एजुकेटेड लोगों का ग्रुप था। उसमें उमेश कोहली ने कुछ कर दिया, दे दिया। अब ये एक साहब डॉक्टर वहां उसके मेंबर थे, उनको इस्लामिक वो जाग गया कि भाई मैं तो मुसलमान हूं और नूपुर शर्मा को ये जस्टिफाई कैसे कर सकता है, नूपुर शर्मा की बात को ये कैसे सामने लेकर आया है, इसलिए इसका विरोध तो मैं करूंगा। विरोध करना भाई जैसे डॉक्टर उमेश कोहले ने विरोध किया था वैसे आप भी विरोध कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। उमेश कोहले ने जो विरोध किया तो वो विरोध नहीं किया, एक्चुअली उमेश कोहले ने उसको सपोर्ट किया। सपोर्ट करने का मतलब ये निकला कि तुम इस्लाम के विरुद्ध हो गए। तो एक डॉक्टर उसी ग्रुप में जहां हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और दिल्ली मॉडल हमने अब इस समय फरीदाबाद मॉडल देखा है कि भाई एक यूनिवर्सिटी अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि हाईली डॉक्टर्स को तैयार करती है, वो तो केंद्र बन गया। पहले तो यूनिवर्सिटी इलीगल, जबरदस्ती का कब्जा, इलीगल बनाकर वहां फिर आरडीएक्स इकट्ठा करना, फिर वहां पर बारूद इकट्ठा करना, वहां सिर्फ इस बात की पढ़ाई करना कि कैसे तुम दुनिया को तबाह करोगे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, जो लोग भी इसको तर्क देते हैं उनका तर्क है कि भाई एजुकेशन नहीं है इसलिए मुसलमान ऐसा करता है, जिनका तर्क है कि भाई मुसलमान को फैसिलिटी दी जाए, पढ़ाया लिखाया जाए तो वो ऐसा नहीं करेगा। उनको 1947 भी याद रखना चाहिए। जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन जिन्ना का था, वो डायरेक्ट एक्शन के पीछे भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान थे जहां पर, और जामिया मिलिया जैसे संस्थान थे जहां पर बाकायदा ट्रेंड किया जा रहा था। आज़ादी से पहले बाकायदा पाकिस्तान की डिमांड की जा रही थी, रिसर्चें की जा रही थी, अंग्रेजों को कैसे कन्विंस करना है, देश में कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजियां वहां बन रही थी। और वो प्रोफेसर बना रहे थे जो हाईली एजुकेटेड थे। बाद में वो पाकिस्तान चले गए, बाद फिर उन यूनिवर्सिटियों को कन्वर्ट नहीं किया गया, इन यूनिवर्सिटियों में से ये खत्म नहीं किया गया। इसमें उस समय हिंदू आ गए, फिर धीरे से फिर अल्पसंख्यक हो गए, फिर मुसलमान हो गए, और फिर आज वही पोजीशन पर आ गई हैं ऐसी यूनिवर्सिटियां। तो जिन लोगों को ये लगता है कि एजुकेशन की वजह से ये सब कुछ है, उनको एएमयू या जामिया मिलिया जैसे इंस्टीट्यूटों में देखना चाहिए। और ये जो फरीदाबाद मॉडल है ये तो प्रत्यक्ष इलस्ट्रेशन है। हालांकि एक पार्टिकुलर समुदाय इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्होंने जबरदस्ती करवाया हुआ। उमेश कोहले वाले मामले में उस समय ये तो हम लोगों को याद रखना ही चाहिए कि उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे की सरकार का मतलब उद्धव ठाकरे कम, कांग्रेस और एनसी ज्यादा काम कर रही थी। अब कांग्रेस तो भाई
कांग्रेस है। कांग्रेस का ही ये सब बीज बोया हुआ है दुनिया भर में। कांग्रेस ने ही यहाँ पर अल्पसंख्यक रोके थे, कांग्रेस ने ही ऑप्शन दिया था, कांग्रेस ने ही सब किया। कांग्रेस से मतलब आंदोलन नहीं, वो गांधी जी वाला कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का मतलब नेहरू जी वाली कांग्रेस, जिसको गांधी जी ने बंद करने की बात कही थी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो हो गई। आंदोलन में तो हमारे पूर्वजों ने सबने उस प्लेटफॉर्म में काम किया, लेकिन इन्होंने चूंकि बोया था वो सब हमको काटना पड़ रहा है या हमको भुगतना पड़ रहा है, जो भी वो बो कर गए। खैर, अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि उमेश कोहले ऐसा कर कैसे सकता है। डॉक्टर यूसुफ खान उसके सदस्य थे, उन्होंने क्या, डॉक्टर यूसुफ खान ने क्या किया, उसका स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट लेकर और उसमें अपना फोन नंबर, चूंकि स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट में सबके नंबर आ जाते हैं, उसका भी ग्रुप का भी नंबर आ जाएगा, उसका भी जिसने डाला उसका भी नंबर आ जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपने नंबर पर कुछ चेंज किया, एक डिजिट चेंज कर दिया अपने नंबर का, फोन नंबर का, और फिर उस पर कुछ भड़काऊ कमेंट लिख दिया और वो दूसरे ग्रुप्स में डाल दिया जो कि मुसलमानों के एक्सक्लूसिव आतंकी ग्रुपों के थे, जो आतंक फैलाने के लिए ही बनाए गए थे। वहां उन लोगों ने और उसको कहा कि भाई इसको और फॉरवर्ड करो। अब वो जो कमेंट लिखे गए थे, या सरतन से जुदा इसकी सजा होनी चाहिए और दहशत फैलनी चाहिए, नबी के खिलाफ सोचे भी नहीं बोलने के लिए, ऐसा कुछ लिख लिख के उसको फॉरवर्ड किया गया। खैर, फॉरवर्ड कर दिया गया है, मैसेज चला गया, लोग सामने आ गए। डॉक्टर यूसुफ खान का कहना यह है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसने कुछ नहीं किया, उसका फोन नंबर भी नहीं है। अच्छा, उद्धव ठाकरे की सरकार होती थी तो और कांग्रेस से मिली हुई थी, इसका मतलब था कि मामला सब रफा दफा हो जाएगा केंद्र में, लेकिन बीजेपी की सरकार थी। अमित शाह जी गृह मंत्री हुआ करते थे। अमित शाह जी ने क्या किया, तुरंत एनआईए बैठा दी उस पर और कहा कि भाई ये बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, ये तो टेररिस्ट एक्टिविटी है, इस पर एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब एनआईए जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई तो मतलब लोकल पुलिस का केवल सहयोग रह जाता, बाकी लोकल पुलिस का कोई रोल नहीं रहता। एनआईए ने जब उसमें घुसे तो पूरा, खास तौर से जिस समय उमेश कोहले जी की फोन चेक किया गया तो मालूम पड़ा ये था, उस पर संभावनाओं पर देखा गया तो उसमें घुस गए। अच्छा, आईटी रूल्स केंद्र सरकार ने चेंज कर ही दिए हैं। आईटी रूल्स में अब सोशल मीडिया में कुछ भी इनक्रिप्टेड आपका हो सकता है, लेकिन पुलिस को, प्रशासन को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को पूरा राइट है। अगर ऐसा नहीं करेगी कोई सोशल मीडिया का ग्रुप तो फिर वो उस पर मुकदमा होगा और उसका काम धाम यहां हिंदुस्तान में बंद हो जाएगा। दूसरी एक और बात है कि कम से कम 6 महीने तक के आपको कोई भी मैसेज जो डिलीट भी कर लिए उनका डेटा सुरक्षित रखना है, कभी भी एजेंसी एक्सेस कर सकती। अब ये सब करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद, जब वो पहले दिन, अब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ये आई कि भाई जिस दिन वो हत्या हुई उससे एक दिन पहले भी प्लानिंग की गई थी, लेकिन उस दिन वो जल्दी चले गए थे। लेकिन जिस दिन ये टाइम से 10 से 10:30 बजे रात में निकले अपनी दुकान बंद करके अमित मेडिकोस, तो रास्ते में 3 मुसलमान इकट्ठे हुए, उन्होंने उनका सर काट दिया और गला काट दिया। जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक मर गए। अब उसमें ये एंगल बताया गया कि नहीं, उनका पर्सनल एंगल था, उनकी आपस की लड़ाई थी, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग थे, और फिर बाद में बताया जाता है कि मानसिक विक्षिप्त थे, फिर बाद में बताया जाता है तो माइनर थे। ये सब उस समय भी चला और हमेशा चलता है, वो उनकी मोडस ऑपरेंडी है कि माइनर से हत्या करवा देंगे और फिर माइनर बताएंगे कि माइनर है, फिर कहेंगे विक्षिप्त था, फिर कहेंगे पर्सनल रंजिश थी, फिर कहेंगे इसमें इस्लाम का क्या लेना देना, फिर उसमें उसका क्या लेना देना, इसमें इमरान खान का क्या लेना देना, ऐसी सब बातें करते हुए। खैर, ये जो कुछ भी हुआ, इसमें यूसुफ खान के रोल को लेकर बातें सामने आई। एनआईए ने यूसुफ खान की चैट, यूसुफ खान के, डॉक्टर यूसुफ खान का फोन और ये सब कुछ दिया। यूसुफ खान ने कोशिश तो बहुत की कि वो ना फंसे, और जो बाकी पशमानदाओं का इस्तेमाल होता है वो हत्या करने के लिए, बाकी पशमानदा से मतलब जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, खान का मतलब हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं, ये डॉक्टर यूसुफ खान है। मैं हमेशा से कहता हूं कि 2% मुसलमान, जिनको सैयद, शेख, पठान, तुर्क, मुगल कहा जाता है, ये गवर्न करते हैं, और 98% मुसलमान जो हिंदुस्तान का ओरिजिनल, ये सब विदेशी हैं, जो हिंदुस्तान का ओरिजिनल है, जो यहाँ कन्वर्ट किया गया था, इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको पशमानदा या बैकवर्ड का कहा जाता है। बोले इनका इस्तेमाल करो, ये हुड़दंग मचाएंगे, हम तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। यूसुफ खान ने वही किया, वो कोशिश करता रहा कि किसी तरह से वो बच जाए। एनआईए ने उसकी कॉल रिकॉर्ड्स निकाली तो 25 कॉलें अभियुक्तों के साथ उसकी निकली, जो हत्या करने वाले लोग हैं, या जो बाकी के उसमें शाहरुख पठान उसमें है, कुछ और खान हैं, मैं इनके क्या नाम याद रखूं और क्या बताऊं,
लेकिन ये हाई कोर्ट पहुंचे जमानत मांगने भी। हाई कोर्ट में एनआईए ने कहा कि साहब देखिए, इनके चैट हमने निकाले हैं, डिलीटेड चैट निकाले हैं, इनकी एक्टिविटी निकाली है, सीसीटीवी के फुटेज निकाले हैं, ये फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं थे, ये बात सही है, और ये कह भी रहे हैं मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, मेरा क्या। उन्होंने कहा कि शुरुआत इन्होंने की थी और इन्होंने ही ये सब ग्रुपिंग कराई थी। बाद में ऐसा वहां की सरकार क्या कर रही थी उस समय उद्धव ठाकरे की, कि दो दो बड़ी बैठकें हुई वहां, और उन दोनों बैठकों में तय हुआ कि इसकी हत्या करनी है। उसमें तय हुआ कि यहां पर दहशत फैलानी है अमरावती में, कोई सोच न सके कि उसको कुछ नुपुर शर्मा का पक्ष भी लेना है या कोई उसमें वो भी करनी है, शस्त्रास्त्र करना है। आप सोचिए कि ये सब कुछ होता रहा, पुलिस शांत बैठी रही, लोग रोड पर घूमते रहे, सर तन से जुदा के नारे लगते रहे, पुलिस शांत बैठी रही, बैठकें हो गई, पुलिस शांत बैठी रही, स्ट्रेटजी बन गई, पुलिस शांत, जबकि ओपन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं छुपा हुआ है, ओपन हो रहा है सब कुछ। फिर भी उद्धव ठाकरे साहब की सरकार हुआ करती थी, सब हो गया। हालांकि 8 दिन में ही, 8-9 दिन में ही सरकार गिर गई थी। उसके बाद भगवान भी सोच रहा होगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी सरकार गिर। एकनाथ शिंदे बाला साहब की विरासत को लेकर बाहर आ गए थे, और जो बाला साहब की विरासत इनकी थी, जो कहते हैं कि मैं बेटा होने के नाते, तो वो सब इनका घुसड़ू हो गया। खैर, अब इस विषय में जब हाईकोर्ट में जमानत मांगने गए तो हाईकोर्ट ने कहा भैया ये टेररिस्ट है यार, तुम डॉक्टर पढ़ा लिखा फलाना ढिमाका, ये टेररिस्ट है, ये जो पूरी एक्टिविटी एनआईए ने दिखाई है ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। और टेररिस्ट एक्टिविटी में आप चाहते हैं मैं बेल कर दूं, आप चाहते हैं कि मैं इनको छुड़ा छोड़ दूं। 2 जजेस की बेंच के सामने जब ये पूरा मामला गया और जब पूरी एनआईए की रिपोर्ट खोली गई, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने भी माथा पकड़ा होगा कि यार ये इतने हाईली एजुकेटेड लोग, ये डॉक्टर, ये मतलब ये ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को, ये इन्होंने पूरी सिस्टमेटिक तरीके से, ये अचानक का मामला नहीं था, ये प्रोवोकेशन का भी मामला नहीं, मैंने सुना और मुझे भड़क गया और मैंने कर दिया। ये बाकायदा सोची समझी रणनीति, भारत को दहशत में लेना, क्षेत्र को दहशत में लेना, और दहशत इतनी बरकरार रखना कि भारत की सॉवरेंटी खतरे में आ जाए। आप सोचिए, एक तरफ आरिफ खान पाकिस्तानी नागरिक, उसके लिए भी यहां सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन खोली गई है, और एक तरफ एक डॉक्टर्स के ग्रुप। और अच्छा, मजे की बात यह कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, उनके साथ ट्रांजैक्शन करते थे। और हो सकता है कि उमेश कोहले, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनका देहावसान हो गया है, तो उमेश कोहले को ये लगता हो कि मेरा वाला अब्दुल या मेरा ये डॉक्टर यूसुफ बहुत अच्छा आदमी है, इससे अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता, इसके साथ मुझे मित्रता रखनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि वो ये ना समझ पाए कि डॉक्टर यूसुफ कैसे तुम्हारा हो सकता है। वो स्ट्रेटजी बनाकर तुम्हारी हत्या करने के लिए सामने आया और उसने करवा दी, सामने नहीं आया लेकिन उसने करवा दी। और एनआईए की रिपोर्ट में ये बात निकल कर आई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ये बात स्वीकार की। मैं समझता हूं कि इन दोनों केसेस को अगर साथ में पढ़ना चाहें या देखना चाहें तो ये दोनों ही अपने आप में बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है।